सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इनकम और टैक्स ये एक ऐसा रिलेशन है जो पूरी दुनिया में जिसको मशकूक नज़र से देखा जाता है। यानी आपका टैक्स आपकी इनकम के साथ जस्टिफाई करना चाहिए और आपकी इनकम आपके तर्ज़ ज़िंदगी के साथ, जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, उसके साथ जस्टिफाई करना चाहिए। अगर आपका तर्ज़ ज़िंदगी यानी आपका लाइफस्टाइल बहुत पुरकशिश हो, बहुत शहाना हो, लेकिन आप अपनी आमदन कम ज़ाहिर करें और फिर आमदन के बाद अपना टैक्स उससे भी कम ज़ाहिर करें, तो फिर पूरी दुनिया में आप पे शक किया जाता है कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है, देयर इज़ समथिंग फिशी। जब भी पार्लियामेंटेरियंस के टैक्स डिक्लेरेशन सामने आती हैं हर साल, तो तकरीबन हर साल ये बहस शुरू हो जाती है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस का तर्ज़ ज़िंदगी शायद आवाम की नज़र में ज़्यादा पुरतायुश और शहाना है, लेकिन जो टैक्स वो डिक्लेयर करते हैं वो टैक्स बहुत कम डिक्लेयर किया जाता है। कल दोबारा टैक्स डायरेक्टरी सामने आई तो जल्दी से आपके सामने ज़्यादा टैक्स देने वाले, कम टैक्स देने वाले, सिफर टैक्स देने वाले, इनकी फहरिस्त आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 2,82,449 रुपये टैक्स दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर, उन्होंने 97,30,545 रुपये टैक्स अदा किया है। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने 2,94,117 रुपये का टैक्स अदा किया है और आसिफ अली जरदारी साहब ने 28,91,455 रुपये का टैक्स दायर किया। बिलावल साहब की और इमरान खान साहब की जो टैक्स डिक्लेरेशन है वो तकरीबन मिलती जुलती है। सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले अरकान पार्लियामेंट कौन से? शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जनाब 24 करोड़ 13 लाख से ज़ायद टैक्स अदा किया है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद है जी नजीब हारून साहब, तहरीक इंसाफ के कराची से MNA हैं, जिन्होंने तकरीबन 14 करोड़ 36,000 रुपये टैक्स अदा किया है। सेनेटर फ़रूक नसीम साहब वज़ीर कानून 3 करोड़ 51 लाख रुपये टैक्स अदा किया है। सेनेटर तला महमूद साहब, ये जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक है, 2 करोड़ 92 लाख रुपये। सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी साहब 2 करोड़ 81 लाख रुपये। उमर अयूब खान साहब वफाकी वज़ीर हैं, 2 करोड़ 60 लाख रुपये। सेनेटर सज्जाद हुसैन तूरी साहब फाटा से हैं, ये 1 करोड़ 70 लाख रुपये। शौकत अली साहब तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से 1 करोड़ 46 लाख रुपये। साले मोहम्मद साहब तहरीक इंसाफ से हैं, 1 करोड़ 26 लाख रुपये। और सेनेटर डॉक्टर अशोक कुमार बलूचिस्तान से, इन्होंने 69 लाख रुपये। ये सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाले पार्लियामेंटेरियंस हैं। अब जिन्होंने सबसे कम टैक्स अदा किया है, कुछ वो हैं जिनका सिफर टैक्स है, ये सिफर नहीं, जिन्होंने कम अदा किया है वो आपके सामने रखते हैं। ताहिर सादिक साहब तहरीक इंसाफ से हैं, इन्होंने तो माशाल्लाह कमाल ही कर दिया, 214 रुपये का टैक्स इन्होंने डिक्लेयर किया। तकल्लुफ़ ही किया, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी करने की। जुल्फ़िकार बाचानी साहब पीपल्स पार्टी से 388 रुपये। अताउल्ला साहब तहरीक से 517 रुपये। अब्दुल कादिर पटेल साहब पीपल्स पार्टी से 4,792 रुपये। औरंगज़ेब खान खिच्ची तहरीक इंसाफ से हैं, इन्होंने 5,000 रुपये। असद महमूद साहब MMA से, मौलाना साहब के साहबजादे 7,000 रुपये। इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ से 7,000 रुपये। फजल मोहम्मद खान साहब 7,364 रुपये। हम इन पे शक नहीं कर रहे, लेकिन सवाल वही जो मैंने आगाज़ में रखा कि आपका लाइफस्टाइल, आपका तर्ज ज़िंदगी आपके टैक्स डिक्लेरेशन से जस्टिफाई करना चाहिए। अब जो वज़ीर आला हैं चारों, सबसे ज़्यादा जो टैक्स अदा करने वाले वज़ीर आला हैं वो बलूचिस्तान के जाम कमाल साहब 48 लाख रुपए से ज़्यादा। मुराद अली शाह साहब दूसरे नंबर पर हैं, 10,22,000 रुपये। महमूद खान साहब तीसरे नंबर पर 2,35,000 रुपये। और वसीम अकरम प्लस इमरान खान साहब के, सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला और इमरान खान साहब की आंखों के तारे, राज दुलारे, उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। ये मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा, ये टैक्स डिक्लेरेशन बता रहे हैं। अब जो सिफर टैक्स अदा करने वाले अरकान हैं, उनमें 3 सेनेटर्स और 47 अरकान कौमी असम्बली हैं, जिनमें सेनेटर फैसल जावेद साहब तहरीक इंसाफ से हैं, शमीम आफरीदी साहब हैं, राना मकबूल अहमद साहब हैं, मरहूम मुनीर औरकज़ई साहब, नूरुल हक कादरी वफाकी वज़ीर, जाहिद अकरम दुरानी और शेर अली अरबाब समेत दीगर ने भी टैक्स अदा नहीं किया।
अब कुछ लोग हैं जिनकी अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस हैं, वो दे भी रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मैं उस पर बात नहीं करता। वफाकी वज़रा इमरान खान साहब की कैबिनेट, चूँकि वो कहते थे एहतसाब मुझसे और मेरी काबीना से शुरू होगा, तो ज़रा अब उनकी काबीना की बात कर लेते हैं। असद उमर साहब ने 53,46,000 रुपये, सैयद फ़खर इमाम साहब ने 52 लाख, शीरी मज़ारी साहिबा 24,35,000, परवेज़ खटक साहब तकरीबन 18.25 लाख, फवाद चौधरी साहब तकरीबन 17 लाख, गुलाम सरवर खान साहब 10.5 लाख रुपये, खुसरो बख्तियार 6.25 लाख रुपये। खुसरो बख्तियार साहब वो शख्सियत है जिनका नाम शुगर स्कैंडल, यानी जो शुगर बिग विग्स हैं, शुगर टाइकून्स हैं पाकिस्तान के, उनमें उनका नाम है, लेकिन टैक्स उन्होंने 6.25 लाख रुपये। शेख रशीद अहमद साहब तकरीबन 6.25 लाख रुपये, मुराद सईद साहब 4.25 लाख रुपये, शिबली फराज साहब तकरीबन 4.25 लाख रुपये, तारिक बशीर चीमा साहब कॉफ लीग से 3.25 लाख से भी कम, शफकत महमूद साहब 2.25 लाख, शाह महमूद कुरैशी साहब का तकरीबन 1,83,000 रुपया टैक्स है। इसके साथ साथ चूँकि कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, हुकूमत के लिए एक नया दर्द सर ऑपोजिशन ने पैदा कर दिया। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपका बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब सीनियर मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, और फैज़ुल्लाह कमोका साहब ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमोका साहब आप इसे आगाज़ कर लेते हैं सर। सिंपल फार्मूला है पूरी दुनिया में सर, ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में सिंपल फार्मूला है कि एवरी सिंगल पेनी इज टैक्सेबल। आपने जो ये ढेला भी कमाया है तो उस पर आप टैक्स देंगे, और आपका टैक्स आपके तर्ज ज़िंदगी को जस्टिफाई करना चाहिए। जी अमीर भाई बहुत शुक्रिया आपने आज प्रोग्राम में लिया है। तो इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ, और अक्रॉस द बोर्ड तमाम जितनी भी सियासी पार्टियों के काबरीन हैं, मेंबरान असम्बली हैं, इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन सब को अपने अपने हिस्से का टैक्स जो है, जो उनका, जैसे आपने कहा कि जितना वो टैक्स देते हैं तो वो उनके लिविंग स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ। कहीं पे भी लिविंग बियॉन्ड मींस जो है वो नज़र आ जाए, मेरे ख्याल में उसके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, और हमारे इदारों को उसके ऊपर जो है वो लाजमन कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ कहीं पे भी लिविंग बियॉन्ड मींस हो और कोई शख्स है वो टैक्स नहीं दे रहा, और उसके बच्चे जो हैं वो किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो टैक्स नहीं दे रहा, और एक बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहा है, वो टैक्स नहीं दे रहा, और उसका जो है वो बहुत बड़ा घर है, और उसके जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, वो टैक्स नहीं दे रहा, और उसके पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सारी चीज़ों को FBR को देखना चाहिए, और जो भी शख्स जो है वो कहीं पे वायलेशन कर रहा है उसको डेफिनेटली अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। अच्छा कमोका साहब, आप मैं नहीं कहता, लेकिन लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, लोग तंज कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ से ताहिर सादिक साहब, शायद ये मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, इन्होंने 214 रुपये टैक्स, इससे तो बेहतर था सिफर डिक्लेयर कर देते। ये 214 तो मजाक है। अब 214 का मतलब है कि आपकी इनकम भी 5-10 हज़ार रुपये होगी पूरे साल की। अमीर अब्बास भाई, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए इसमें जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है, वो ज़िम्मेदारी से उनका है। तो मैं अब किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि जो है वो उसने 200 रुपये अगर टैक्स दिया है तो उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं तो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड आपको एक बात कह रहा हूँ कि जिसका भी लिविंग बियॉन्ड मींस है और वो टैक्स नहीं दे रहा उस तरीके से, जिस तरीके से उसको टैक्स देना चाहिए, तो ये इदारों का काम है, इदारे इसके ऊपर काम करें और उनको नोटिस जारी करें, वो मेंबर कौमी असम्बली हो, वज़ीर हो, वज़ीर आज़म हो, सदर पाकिस्तान हो, कोई भी हो, तो ये इदारों का काम है। और आजकल हर इदारे को ये इख्तियार हासिल है तो बिल्कुल अकाउंटेबल ठहरा सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे और नैब ने उनसे भी पूछगछ की है, उनको भी नोटिस जारी हुए हैं। तो FBR अगर समझता है कि किसी जगह पे
जो मेंबरान असम्बली हैं वो खा हुकूमती पार्टी के हैं या अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं पे उनको नज़र आता है कि वो लिविंग बियॉन्ड मीन्स जो है वो इस वक्त उनके जो टैक्स जो वो दे रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके से। अच्छा, एक कमेंट आप कर दें तो मैं फिर खोड़ो साहब के पास जाऊं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने 2,82,000 रुपये और 449 रुपये टैक्स अदा किया। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर का मुसलसल जब से वो 2013 में MNA मुंतखब हुए थे तो उनका जो टैक्स है वो इससे कम या तकरीबन इसके करीब ही रहा है, इससे ज़्यादा टैक्स उन्होंने नहीं दिया। लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ा घर है, ज़ाहिर बात है उनके पास गाड़ी भी होगी, उनके घर पे मुलाजिम भी होंगे, वो एक पार्टी को हेड करते रहे हैं, उनकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी था, उनके यूटिलिटी बिल्स का एक्सपेंस भी है, तो प्राइम मिनिस्टर का भी लोग कहते हैं इतना कम टैक्स कैसे हो सकता है? अमीर भाई, जो इमरान खान का लिविंग स्टैंडर्ड है ना, मैंने तो बड़ा करीब से देखा हुआ है और पता नहीं शायद आपने देखा है या नहीं देखा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इतनी सादा ज़िंदगी पाकिस्तान के ये वज़ीर आज़म गुजार रहे हैं, मैंने किसी वज़ीर आज़म को इतनी सादा ज़िंदगी गुजारते हुए नहीं देखा। और जो उनका घर है वो भी मैंने देखा हुआ है और मुझे पता है कि उनके घर के कितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर हैं। ये टैक्स वज़ीर आज़म बनने से पहले की। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी ईमानदारी, अगर मुझे ये एक लम्हे के लिए भी शायबा होना कि खान साहब जो है वो पूरा टैक्स अपना अदा नहीं कर रहे, तो मैं बिल्कुल बमागे दोहल यहाँ पे कह देता कि वो अदा नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जितनी उनकी इनकम है वो उसके हिसाब से टैक्स दे रहे हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इसके मुताबिक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो किसी वक्त मैं आपको दिखा भी दूंगा। अच्छा, लेकिन एक बात, एक और सवाल देखिए ज़िमनी, देखिए ये फिर इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब ने 97 लाख रुपए से ज़ायद टैक्स दिया है, वो बड़े टैक्स पेयर तो है ना फिर इमरान खान साहब से, और हमजा शहबाज साहब ने टैक्स अलग है। मैं आपको बता दूं, जो इनकी वेल्थ है, ठीक है, उसके हवाले से और जो इनके बिजनेसेस हैं, जो इनकी इनकम है, बेसिकली टैक्स है इनकम के ऊपर। वेल्थ के ऊपर तो खैर चलें, वो एक अलहदा से बहस है कि वो कैसे आई और कैसे बनी। जो आपकी इनकम है उसके ऊपर टैक्स होता है, ठीक है। तो जो इन लोगों की इनकम्स हैं और अगर वो सही तरीके से अगर इदारे उसको प्रोव कर लें तो कई गुना ज़्यादा टैक्स इनके ज़िम्मे निकल आएगा। एक वक्त में नवाज शरीफ साहब जब यहाँ पे थे तो वो 5,000 रुपया, वो भी 5,000 रुपया टैक्स दे रहे थे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे। तो इनकम के मुताबिक टैक्स होना चाहिए। खान साहब की इनकम है उसके मुताबिक उनका टैक्स है। अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो ओपनली चैलेंज कर दे, अगर कोई इसके खिलाफ दरखास्त करना चाहता है, इसको चेक करना चाहता है, मैं उसको ऑफर करता हूँ बीइंग स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, मैं ऑफर करता हूँ वो एप्लीकेशन मुझे दे, मैं चेक करवा देता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी ऑफर होगी, ये तो बड़ी अच्छी ऑफर होगी। अच्छा, वैसे आपने सही फरमाया कि टैक्स इनकम के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन इनकम जो है टैक्स है वो लाइफस्टाइल के मुताबिक भी होनी चाहिए। जी अच्छा, निसार खोड़ साहब सर, एक तो ये बड़ी अच्छी पेशकश कर दी है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। आज सारा दिन ऑपोजिशन कहती रही कि जी प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कम टैक्स पे किया है, और इवन ज़रदारी साहब का भी ज़्यादा है, शहबाज शरीफ साहब का भी ज़्यादा है, दोनों जो बड़े ऑपोजिशन लीडर हैं। तो ये आपको ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप करना चाहें डाइसेक्ट प्राइम मिनिस्टर के टैक्स को। और दूसरा ये कि आपकी पार्टी से भी जुल्फ़िकार बाचानी साहब 388 रुपये, अब्दुल कादिर पटेल साहब तकरीबन 4,500 रुपये। देखिए, बात सुने, आपने कहा इनकम और इनकम पर टैक्स। इनकम कहाँ से आती है? एसेट्स से। तुम्हारे पास है क्या? एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्री है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आती हैं एसेट्स पर। सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहा हूँ। वेल्थ भी उसी से निकलती है कि जी यहाँ इतना कुछ है तो उसकी इतनी वेल्थ बनती है। उन्होंने अपने तौर पर सॉलमली अफर्म किया होगा कि जो मैंने कहा है वो सही है। बेहतर तो ये है कि उनके सोर्स ऑफ इनकम को जांचा जाए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो डिक्लेरेशन है वो इलेक्शन कमीशन के पास हर मेंबर भेजता है, उसके साथ टैली किया जाए।
उस पर किसी ने सवाल किया है किसी से या सवाल नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन जाने या FBI जाने। अगर FBI के पास कागजात हैं तो उनकी इंक्वायरी भी होती है। FBI सिर्फ ऐसे लेके और चुप करके बैठती नहीं है, कभी कभी नोटिस नहीं भेजती है कि उनको प्रोब करें। तनख्वाह अगर किसी को मिलती है तो वो टैक्स कट के मिलती है। कभी कभी तो ये भी कहते हैं वकील साहबान कि जी आपने जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया है उसमें भी से टैक्स जो कटती है वो रिक्लेम की जा सकती है, अपने टैक्स के बिल से वो कट जाती है। विदहोल्डिंग टैक्स, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो उस तरह से कई, हाँ ये ऐसी कहीं विदहोल्डिंग टैक्स होता है जी, वो बिल्कुल सही। 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना कि एडवांस टैक्स भी होता है, एडवांस टैक्स के तौर पे उनको काटा भी जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं FBI के इन कागजात में, जो भी कानून बना हुआ है उसमें हर एक आदमी अपना अपना ख्याल करके वो जमा करता है, डिक्लेरेशन जमा करता है और उसके बाद उस पर हमारी और आपकी सबकी राय निकलती है। लेकिन एक जनरल परसेप्शन सा बन गया कि जी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 2 लाख रुपए देता है, तो प्राइम मिनिस्टर का मुझे नहीं मालूम शौकत खानम की कोई इनकम होती है तो उनके खाते में जाती है या नहीं जाती, कोई और इंडस्ट्री है तो उनके पास है या नहीं है, एग्रीकल्चर ज़मीन है या नहीं है, अगर बनी गाला का इतना बड़ा घर आया तो वो क्या इनकम थी या नहीं थी, क्योंकि वो कहते थे कि जी वो तो मेरे जमाइमा खान ने पैसे दिए थे इसलिए मैंने घर बना लिया। तो पता करना चाहिए कि वो इनकम टैक्स उसको डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर डिक्लेयर्ड है वो इनकम तो उस पर उन्होंने टैक्स दी है कि नहीं दी है, ये सारे सवाल आते हैं क्योंकि इशू बनता है कि जी प्राइम मिनिस्टर को कम इतने पैसे क्यों दिए। ये सारी बात इन कागजात में से छुपी होगी। ये तो फिगर आ गए ना कि फलाने इतनी दी, फलाने इतनी दी, फलाने इतनी दी, लेकिन क्यों इतनी कम दी वो आपके उसको प्रोब करना चाहिए, फिर बात पर बन पाएगी। FBI भी खुला इदारा है, सवाल कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, नोटिस भेज सकता है, क्वेरीज कर सकता है, ये सब कुछ होता है। तो मैं तो ये देखें ना, एग्रीकल्चर का अलग सा इशू है। एग्रीकल्चर ज़मीन जिसके पास भी है उसको लैंड रेवेन्यू अलग से देना पड़ता है, वाटर चार्जेस अलग से देना पड़ता है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स अलग से देना पड़ता है, और फिर वेल्थ टैक्स जो FBI को देनी पड़ती है वो वेल्थ टैक्स है, और पता नहीं इनकम टैक्स है, बिजनेसमैन भी कई मद में टैक्स दे रहा होता है। वो तो बिजनेसमैन भी कई तरह से अपने रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पर टैक्स दे रहा है और बहुत सारे टैक्सेस वो भी दे रहा है, वो तो फिर जस्टिफाई वो भी करेंगे। जी हाँ, देखो ना, अगर कानून में लिखा हुआ है तो आप तो उसको कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ। अगर कानून में है कि जी उनकी टैक्स देता है और वो क्लेम करता है या एडवांस पेमेंट के तौर पर उसको क्लेम करता है तो वो तो कानून में लिखा हुआ है ना। कानून में से गड़बड़ है तो FBI उसको देख सकती है, बिल्कुल देख सकती है। बिल्कुल सही। डबल टैक्सेशन भी होती है। सेनेटर साहब जिन्होंने बिल्कुल सेनेटर साहब जिन्होंने 300, 400, 500 या 4000 रुपए टैक्स दिया, चले कुछ तो दिया है ना, कुछ तो समझ में आता। कम से कम ये तो कह रहे हैं कि हाँ हम कमाते हैं, भले हम 1 रुपया कमाते हैं। जिन्होंने सिफर टैक्स, जिनका डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि जिन्होंने सिफर टैक्स है, वो कुछ वो खाते कहाँ से हैं, वो रहते कहाँ हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे हैं सर? जावेद अब्बासी साहब सर। अच्छा दोबारा कनेक्ट करें, आवाज नहीं आ रही। खोड़ो साहब सर यही सवाल आपसे कि जिन्होंने सिफर टैक्स अदा किया है, अब इसके अंदर कौन सी हम मसलियत तलाश करें कि जी नहीं नहीं इसके अंदर भी फलां मसलियत हो सकती है इसलिए वो सिफर टैक्स हो रहा है? देखिए बात सुने, मैंने फिर वही कहा, जब एसेट्स की डिक्लेरेशन के लिए एक कानून है तो उनके एसेट्स डिक्लेरेशन के फॉर्म्स को देखना चाहिए। अगर सिर्फ उनकी तनख्वाह आती है तो तनख्वाह की तो वैसे ही टैक्स कट के आती है, बाकी रही जो कट के बाकी रकम मिली उसमें से उन्होंने फ़ोन दिया, फ़ोन को यूज़ किया और फ़ोन के ऊपर चार्ज के उसके भी टैक्स भरे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है और उसमें मैं समझता हूँ हम पहले बैठ के खामखा एक इल्ज़ाम लगा दें किसी पर, ये मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। एसेट की वो जो है वो डिक्लेरेशन उस पर देखकर और फिर उसको टेल करना चाहिए तो मुनासिब बात है। देखिए ना, आप पॉलिटिशियन पर चले आते हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ये एग्रीकल्चर की बात सुने, टैक्स की एक जी जी
जी हाँ, मैंने की। इनकम टैक्स होता है एग्रीकल्चर पर, लैंड रेवेन्यू अलग होता है, वाटर चार्जेस अलग होती है, 3 किस्म के टैक्स भरने पड़ते हैं एग्रीकल्चरिस्ट को, और उनकी अपना स्लैब होता है, इंडस्ट्री वालों का अलग सा स्लैब होता है। ये सारा कुछ है इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं यही सवाल सर, ये भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी एक डिबेट है ना पाकिस्तान में। मैं यही सवाल जरा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सर चूंकि लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटर्स खुद एक ज़माने में बहुत बड़ी तादाद में फ्यूडल्स हुआ करते थे जिनके पास ह्यूज लैंड होल्डिंग्स थी, और आज भी बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर, और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पाकिस्तान में सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू जो सैलरीड क्लास है या जो बिजनेसमैन है। तो ये लेजिस्लेशन तो आप लोगों ने खुद करना थी ना, जो आपने नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। इसको दो तरह से देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कोई लॉ ठीक है और उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, तो उसको देखने का तरीका जो आपने अपना इंट्रो में किया, मैं फिर बात आपकी बाकी गेस्ट की बात सुन नहीं सकूँ, पार्ट आपको की थी। और दूसरा ये है कि क्या वायलेशन हुई है, और अगर वायलेशन हुई है तो उसके लिए कानून मौजूद है और उसको सजा देता है। एक अपने आपने एक सजेशन दी कि इस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए, इसमें प्रोविंशियल भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट उनका है। और अगर इस्लामाबाद की हद तक फेडरल गवर्नमेंट की अगर सारी पार्लियामेंट कर सकती है, लिहाजा ये ज्यादा मामला में समझता हूँ कि प्रोविंसेस को देखना चाहिए, और अगर वो समझते हैं कि इस पर लेजिस्लेशन की और जरूरत है तो उन्हें जरूर करना चाहिए। और लेजिस्लेशन को किसी वक्त भी किया जा सकता है, उसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, फेडरल पार्लियामेंट भी करती है और प्रोविंशियल पार्लियामेंट असेंबली जो वो भी करती है। तो ये आपकी तजवीज़ से मैं एग्री हूँ कि अगर वो देखते हैं कि कमी है, इसको जरूर होना चाहिए, तो उसे जरूर बेहतर बनाएगा। राइट, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आगाज़ करेंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल हो रही है और ये सिलसिला 25 जुलाई के इलेक्शन के 2 दिन के बाद ही शुरू हो गया था। ऑपोजिशन का प्रोटेस्ट इस हुकूमत के ख़िलाफ़, कल इसका एक और शो ऑफ या डेमॉन्स्ट्रेशन है। क्या होगा कल, ब्रेक के बाद। कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन के अगले ही रोज़ ऑपोजिशन ने इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। इमरान खान साहब को सिलेक्टेड का धांधली का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद फिर गवर्नेंस के ऊपर ऑपोजिशन ने पॉलिटिक्स की, इस हुकूमत को मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन करार दिया, और हर दफ़ा कहा कि इस हुकूमत को गिरा कर रहेंगे। ये हुकूमत और पाकिस्तान ये नहर के 2 किनारे की तरह, ये साथ कभी ये मिल नहीं सकते। क्या कुछ कहते रहे ये 2 साल में ऑपोजिशन वाले हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत को गिराने के लिए? सुनवाएं जी। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। हमारी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कोई ना कोई अमल तय कर लेंगे जिससे इसको कप्तान को घर जाना पड़ेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे झूठा गलत बयानी करने वाला सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म नहीं देखा। आज हम इस हुकूमत के खिलाफ बाकायदा अलमे बगावत बुलंद कर रहे हैं। बगावत इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ, बगावत सिलेक्टेड के खिलाफ, और बगावत सेलेक्टर्स के खिलाफ। एक जाली हुकूमत, जाली अक्सरियत, नस्ब करदा हुक्मरान किसी तरह भी कौम को काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही तब महफूज होगा जब इस किस्म के नाअहल हुक्मरानों से हम कौम को निजात दिलाएंगे। हर चीज़ मौसम पे होती है। मौसम रमज़ान में, उसके बाद मुहर्रम में, तो मौसम पे डिपेंड करती है। वॉर, स्ट्राइक, फाइट, ऑल इज वेदर। इस हुकूमत का खात्मा यही कौम के निजात का रास्ता है, यही मुल्क के निजात का रास्ता है। आजकल आपकी मुश्किलें कुछ ज़्यादा हैं, आपको उसमें हम मदद करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ कंधा लगाएं इस हुकूमत को गिराने के लिए, हम आपके साथ। राइट जी, जावेद अब्बासी साहब, ये तो बात हुई ना आपके मार 2 साल से आप लोग
लगे हुए हैं कि जी हुकूमत गिरा देनी चाहिए, हुकूमत हक हुक्मरानी खो चुकी है। अब तो लोग मजाक उड़ाते हैं भी आपसे होना कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही शोर मचा रहे हैं आप लोग। जनाब आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत ज़माने से कवर कर रहे हैं। मैंने अपने कई प्रोग्राम में भी कहा और मैं आज रिपीट करता हूँ कि हम कोई गैर जमहूरी और आईनी काम नहीं करेंगे। दुनिया सारी में जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ अपोजिशन का हक है कि वो जो अवामी इशू हैं, जो महंगाई का इशू है, जो करप्शन का इशू है, जो गवर्नेंस के इशू हैं, जो इस वक्त तमाम मुश्किलात से दो चार है, वो पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी रेज करें। हम पार्लियामान के अंदर भी करते हैं और बाहर भी करते हैं। बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं उनकी पार्लियामान में भी अक्सरियत है और बहुत सारी ऐसी सियासी हैं जो पार्लियामान में ज़्यादा अक्सरियत नहीं है। उन सब ने कहा कि हम बैठ कर को फैसला करेंगे और फैसला क्या करेंगे जो पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान के अवाम जिस तकलीफ से गुजर रही है, जिस परेशानी से गुजर रही है, जिस मुश्किलात से अभी आम आदमी की जिंदगी जो है वो जिस तेजी से गुर्बत बढ़ रही है, जिस तेजी से हमारे मुल्क में लोगों को नौकरियां उनसे हाथ से चली गई, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। ये वो बड़े इश्यू हैं जिन्हें हमने बैठ के डिस्कस करना था और हम कहते थे कि हमने वक्त दिया कि हुकूमत को कि वह काश हुकूमत डिलीवर करती, काश हुकूमत अपने वादे पूरे करती, काश बार बार मौका के बावजूद हम समझते हैं कि पूरे नहीं कर सके। तो इस मामले पे हम हिकमत अमली बनाने के लिए अपोजिशन इकट्ठी होगी। अगर किसी का ये ख्याल है, ये खदशा है कि हम वही काम करें जो पीटीआई ने किया था कि हम एक धरना देंगे, हम हुकूमत गिराएंगे, पीटीवी पे हमला करेंगे, जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करेंगे, जबरदस्ती कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को निकालो, या ये आपका नहीं होगा। लेकिन मौलाना साहब वो आपके इत्तेहादी है ना, लीड करें। मौलाना साहब तो यही इसी तरह अग्रेसिव, वो तो आगे धरना दे दिया था उन्होंने, वो उठने नहीं लगे थे यहाँ से। वो तो नहीं, हमारा लीडर इसमें कोई भी नहीं है। मौलाना साहब जब आए थे तो हमने उस वक्त उनको कहा था कि हम धरने में आपके शामिल नहीं होंगे और आपने देखा कि हम उनके जलसे में जरूर गए थे। जो आज़ादी उन्होंने कहा था मार्च है, लेकिन हम धरने का हिस्सा नहीं बने थे पहले भी, हम आइंदा भी धरने का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम जमहूरी ज़हन रखने वाले लोग हैं, हम आइन पर बिलीव करने वाले हैं। हम समझते हैं कि अगर कोई जमात, कोई गिरोह, कोई ग्रुप जोर की ताकत की बुनियाद पर हुकूमतों को खत्म करेगा तो फिर यहाँ हुकूमतें करना मुमकिन नहीं रहेगा। हाँ, आईने पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें हटाने का, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने का, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने का और कई आईनी तरीके मौजूद हैं, उनको जरूर एक्सरसाइज कर सकती है। ये अपोजिशन का हक है, ये कानून उनको राइट देता है, ये आइन उनको राइट देता है और ये जमहूरियत का औसान है। कोई गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम ना करेंगे और ना करना चाहिए। बिल्कुल सही। कमोका साहब, बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब को वर्चुअल अपनी शमूलियत की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ साहब ने दरख्वास्त मान ली। मरियम साहबा ने भी कह दिया कि नवाज शरीफ एपीसी में वर्चुअली शामिल होंगे। आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? इतने आप लोग घबरा गए। एक तरफ वो कहते हैं मुजरिम है, वो बाहर बैठा हुआ है, बीमार है, फलां। अगर वो शामिल हो रहे हैं वर्चुअल सेशन में तो आप कहते हैं जी हम रोक के दिखाएंगे, हम पैमरा को कहेंगे, हम फलां कानून इस्तेमाल करेंगे। क्यों घबरा रहे हैं? घबराहट क्यों हो रही है आपको सर? अच्छा जी अमीर भाई, सबसे पहले तो मैं अपोजिशन की ये जो जमातें हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 2 साल तक एक दूसरे के वोट में बाल फेंकने के बाद कि आप करवाएं और आप करवाएं, तो फिर अब बिल आखिर ये जो है एपीसी होने जा रही है, तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। 2 साल लगे इनको इस मुकाम तक पहुँचने में। मुझे मौलाना फजलुर रहमान साहब पे हैरत होती है कि उन्होंने फिर से इनके ऊपर कैसे एतबार कर लिया और पता नहीं कौन सा ऐसा इनको मौलाना फजलुर रहमान को अब कौन सा ऐसा वादा किया गया है कि वो अब एक दफ़ा फिर इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अमीर भाई देखिए, नवाज शरीफ साहब की एक अपनी डॉक्ट्रिन है, शहबाज शरीफ साहब की अपनी डॉक्ट्रिन है, जरदारी और बिलावल की एक अपनी डॉक्ट्रिन है, फजलुर रहमान साहब की इन सब से मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग आपस में मुत्तफिक नहीं हैं। आप यकीन कीजिए, इनका एक हाथ अपने ये जो अब आजकल एक दूसरे के हलीफ हैं, एक हाथ उसके घुटनों पे होता है, दूसरा हाथ उसके गिरेबान पे होता है। कभी बिलावल जरदारी साहब यहाँ पंजाब में आके शहबाज शरीफ को ललकारना शुरू कर देते हैं, कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब इन दोनों को कहते हैं कि इन्होंने वादा खिलाफी की है, आइंदा मैं इनके साथ नहीं चलूँगा, फिर ये इकट्ठे हो जाते हैं। एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है। वो तो देखिए ना, वो तो उनकी अपनी इंटरनल
उनकी इंटरनल रिफ्ट और रोमांस है, वो एक दूसरे के साथ मिल बैठे ना बैठे, वो तो उनका अपना मसला है ना। अच्छा आप तो खुश हो, अगर उनमें डिवाइड है आप तो खुश होंगे ना, लेकिन सवाल ये सर कि नवाज शरीफ साहब की शमूलियत से क्यों आप खाइफ क्यों हैं? किन की शमूलियत से? नवाज शरीफ साहब की शमूलियत कल अगर होती है कोई खाइफ नहीं है, हुकूमत कोई खाइफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब मस्ट कम टू पाकिस्तान एंड फेस द म्यूजिक। वो आए पाकिस्तान आके सियासत में हिस्सा लें यार। कौन पाबंदी लगा रहा है? अगली फ्लाइट से मुझे हुक्म करें, मैं उनका टिकट करा के देता हूँ। जो वो बिजनेस क्लास में आना चाहते हैं, वो फर्स्ट क्लास में आना चाहते हैं, जो क्लास उनको सूट करती है वो बताएं, मैं उनकी टिकट करवाता हूँ। नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके पॉलिटिक्स करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आके वो अपने मुकदमात का भी सामना करें और साथ पॉलिटिक्स भी करें। हमें क्या एतराज़ है किसी के सियासत करने के ऊपर, लेकिन वो आए पाकिस्तान में और यहाँ पे आके देखें, वो एक मखसूस अरसे के लिए एक एफिडेविट दे के यहाँ से गए और जिस मकसद के लिए गए वो भी अब सारी दुनिया के सामने यहाँ हो चुका है कि वो पूरी कौम और हुकूमत की आंखों में धूल झोंक के यहाँ से गए हैं। तो मैं तो भाई आपसे कहता हूँ, देखें जो अपोजिशन का किरदार FATF के हवाले से ये तो आप एतराफ़ कर रहे हैं मुल्क की सलामती, ये आप एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। देखिए अवाम की आंखों में धूल अगर झोंका तो अवाम तो चले गुमराह हो गई। अगर हुकूमत की आंखों में कोई शख्स धूल झोंके और हुकूमत वक्त गुमराह हो जाए, ये तो आप कन्फेशन कर रहे हैं कि आप इतनी नालायक हुकूमत है कि एक शख्स आपको गुमराह करके चला गया। मैं आपको गुजारिश करूं, बहुत सारी जगहों के ऊपर ये इतने मतलब शातिर और इतने तेज लोग हैं, ये सारा कुछ इनसे तवक्को की जा सकती है, ये कर सकते हैं और इन्होंने ये करके दिखाया है। ठीक है, और अब जो सामने आ रही हैं आपको, अब अमीर भाई आप मुझे बताएं कि इंग्लैंड जाके कौन सा इलाज हुआ है और कौन सा ऑपरेशन हुआ है जो उस वक्त फौरी तौर पे कहा जा रहा था कि अगर ये ना हुआ तो शायद इनकी जिंदगी को खतरा है। तो अब बिल्कुल पॉलिटिक्स भी हो रही है। अच्छा इलाज के ऊपर तो ठीक है, बहुत सारे सवालात हैं। मैं खोड़ो साहब से एक कमेंट लेके फिर ब्रेक पर जाऊंगा। खोड़ो साहब, बिलावल साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को रिक्वेस्ट किए थे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म रहे इसी पार्टी से और बाकी सारी टॉप ब्रास लीडरशिप नून लीग की मौजूद है, तो बिलावल साहब के ऊपर लोग कह रहे हैं कि जी एक आप कन्विक्टेड तो है ना मियाँ साहब आफ्टर ऑल, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी लीडरशिप के ऊपर भी बैन लगा दिया था कि आप पार्टी कायद भी नहीं बन सकते। तो बिलावल साहब ने क्यों उनको फ़ोन किया सर? बिलावल साहब क्या मतलब, मैं समझा नहीं। बिलावल साहब ने क्यों उनको फ़ोन किया सर कि आप शामिल हों APC में वीडियो सेशन में? हाँ देखें, बात सुने, मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब समझते थे या समझते हैं और समझते हैं कि अपोजिशन को यूनाइटेड होना चाहिए। हम असेंबली में अगर एक मुश्त होके और कुछ करेंगे तो उसका कुछ असर ज़्यादा होगा। हम PMLN के लीडर अगर शहबाज शरीफ साहब हैं तो क्या PMLN ने नवाज शरीफ साहब को अपने ओहदे से हटा दिया है, सरपरस्त आला से हटा दिया है? नहीं हटाया जी। हमारे आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे पार्लियामेंटेरियंस के प्रेसिडेंट कहलाते हैं, ठीक है। ये सब जो हैं वो इस सियासत में हिस्सा रहे हैं। बिलावल साहब ने मुनासिब बात की थी, नवाज शरीफ साहब को भी इसमें शरीक होना चाहिए क्योंकि उनकी जमात यहाँ अटेंड कर रही है, APC पीपल्स पार्टी अटेंड कर रही है, जहाँ चेयरमैन भी हैं तो पार्लियामेंटेरियन के लीडर यानी प्रेसिडेंट भी हैं और दूसरी जमातें भी हैं। तो ये एक अफादियत और एक अहमियत को ज़ाहिर करता है कि इस APC को मिलना कितना ज़रूरी है कि अपोजिशन करीब आए, इकट्ठी हो, यूनाइटेड स्टैंड ले और अपनी ताकत को दिखाए, ताकत को बढ़ाए। नवाज शरीफ पर आपने कहा जी हुकूमत खफा और ये कि वो क्यों बात करेंगे, तो क्या नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी है कि वो बिस्तरे पर भी अगर दाखिल हों, अस्पताल में भी दाखिल हों, तो क्या वो भाई से बात नहीं करेंगे, अपनी बेटी से बात नहीं करेंगे, अपने घर वालों से बात नहीं करेंगे पाकिस्तान में? क्या उनके फ़ोन पर पाबंदी लगी हुई है कि फ़ोन पर भी बात ना करें? अभी यहाँ भी तो फ़ोन पर ही आएंगे ना, अभी भी तो वीडियो लिंक पे आएंगे ना, वीडियो लिंक पे तो सारी दुनिया में जा सकता है कोई भी। ये तो हुकूमत की अपनी कमज़ोरी है कि वो इस चीज़ को इस तरह
से एक्सपोज हो रही है कि जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब अटेंड न कर पाए। ये क्या बात हुई? ये तो बचकाना बात है जो हुकूमत कर रही है। एपीसी होनी चाहिए। मैं खोड़ू साहब फ्यूचर स्ट्रेटेजी आपको भी बता दूं और अपने देखने वालों को भी बता दूं कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन उन्होंने कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था। हत्ता कि वज़ारत उज़्मा से डिस्क्वालिफिकेशन के बाद भी उन्होंने कभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अब से 48 मिनट पहले नवाज शरीफ साहब ने अपना ट्विटर हैंडल बना लिया है और उन्होंने अपनी पहली ट्वीट की है जो अब से 48 मिनट पहले, उसमें उन्होंने वही नारा लिखा है, वोट को इज्जत दो। और अब तक उनकी जो ट्वीट है वो तकरीबन 5900 बार रीट्वीट और कुछ 9000 से ज़्यादा दफ़ा वो लाइक हो चुके हैं ये पिछले 48 मिनट में। तो नवाज शरीफ साहब अब ट्विटर पे भी आ चुके हैं और अब हुकूमत उनको वर्चुअली रोकना चाहती थी। उन्होंने कहा जी ठीक है, ऐसे तो ऐसे ही, पर मैं वहाँ से बैठ के ट्विटर पे आपका बंदोबस्त करूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद जावेद अब्बासी साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने खिलाफ तवक्को ट्विटर अकाउंट बना लिया, आज पहली ट्वीट भी कर दी। इसका मतलब है मियाँ साहब अब अग्रेसिव ऑफेंसिव होके खेलना चाह रहे हैं। देखिए जी, एग्रेसिव और ऑफेंसिव की बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि उनका राइट है, उनका पूरा अख्तियार है, हक है उनका। किसी अदालत ने उन पर पाबंदी नहीं लगा दी कि वो अपना ट्विटर अकाउंट बना नहीं सकते, उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो वर्चुअल बात नहीं कर सकते, वो किसी मीटिंग में टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते। ये कोई पाबंदी उनके ऊपर नहीं है। जिस तरह आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, ये उनका भी राइट है, वो भी करेंगे। चूँकि बिलावल भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब ने उनको दावत दी है, वो एक बड़ी जमात के लीडर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं, ये वक्त ऐसा ज़रूरी है कि हम सारे मिल बैठें और आपस में बात करें और हम क्या करने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के जो हज़ारे तबाही की तरफ जा रहे हैं उसके रोकने के लिए, गुर्बत को खात्मे के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो ये सारी जमातें अपना रोल प्ले कर रही हैं और हमें करनी चाहिए। और ये अपोजिशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी अपोजिशन की बड़ी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के निज़ाम को भी खतरे से बचाएं और पाकिस्तान के लोग जो इस वक्त तकलीफ में, मुश्किलात में, उनको भी निकालने के लिए कोई लायामल दें। अच्छा, इसमें दो चीज़ों में फ़र्क है सेनेटर साहब। एक तो जो आपने फरमाया कि अवामी मसाइल को हाईलाइट करें और उसके ऊपर ऑपोजिशन करें और हुकूमत को मजबूर करें। देखिए, ये तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप बतौर ऑपोजिशन, ये लोगों की तवक्कुआत, ऑपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आप लोगों के मसाइल उजागर करें। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत को टॉपल करना, ये अभी ये इबहाम मौजूद है कि आप हुकूमत को गिराना चाहते हैं या आप सिर्फ मसाइल हाईलाइट करना चाहते हैं। देखिए, अगर एक स्टेज ऐसा पहुंच जाता है, जिस तरह आपने अपनी बात पहले दिखाई थी, एक स्टेज ऐसा पहुंच जाता है कि हम सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। अब हुकूमत की पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी हैं कि जो तबाही की तरफ लेके जाएंगी। हम सबका पाकिस्तान है, आपका भी, मेरा भी, मेरे साथी बाकी बैठे हुए हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान के जो पाकिस्तान है वो ऐसी बंद गली में चला जाए कि उसे हम सारे मिलकर भी बाहर ना निकाल सकें। जो हमारी माशी पॉलिसी इस वक्त माशी हालात से गुजर रहे हैं, जो गुर्बत जो बढ़ रही है, जो महंगाई है, जो करप्शन की दास्तानें आपने सुनी है, जिस तरह पार्लियामेंट में पूरी तरह काम नहीं हो रहा, तो ये सारी वो इशू है जिनको हम हाईलाइट करेंगे। आईने पाकिस्तान ने ये इजाजत भी दी हुई है कि अगर आप अपोजिशन समझे और उनके पास अददी तादाद पूरी हो, आईनी तरीके से वो कोई भी तब्दीली लाने का अख्तियार रखते हैं। ये आईने पाकिस्तान देता है, ये कोई गैर जमहूरी इक़दाम नहीं। और मैं पहले से फिर अपनी बात दोहराता हूँ कि हम कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे, हम कोई ऐसे काम का हिस्सा नहीं बोले जाएंगे जिससे जमहूरियत को खतरा और आइन को खतरा। लेकिन आइन के अंदर जो प्रोविजन मौजूद है, जो तरीका हमें बताया गया है, जो दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक में ये तरीका अपनाया जाता है, वो सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। उनको अगर हम चाहें तो इस्तेमाल करें और ये आइनी तरीका और ये जमहूरी तरीका और ये पोजीशन को करना है और करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से आपको ये आइन हक देता है कि आप अपने एहतजाज को, ऑपोजिशन को, हुकूमत पर तनकीद को एक्सरसाइज करें और ये आपको राइट मिलना चाहिए। किसी भी सूरत में ये राइट सैबोटेज नहीं हो सकता। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ला सकते हैं, आप चाहें कि हुकूमत जो है कानूनी और आईनी ला सकते हैं, कई तरीके मौजूद हैं जो कि आप नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास बंदे ही पूरे नहीं है।
मैं कहता हूँ आप ला नहीं सकते ना, आपके पास नंबर ही पूरे नहीं है। कह रहा हूँ कि ये आईनी तरीके तो है ना, ला सकते हैं, वो तो बात की बात है। ये गैर आईनी तरीके को हम काम करने के लिए तैयार नहीं। सर वैसे बासी साहब, हुकूमत आपके बंदे तोड़ लेती है, 2 दफा तोड़ी है उसने, सेनेट के अंदर भी और फेटफ के ऊपर भी। आप एक बंदा भी नहीं तोड़ सकते हुकूमत का। देखिए, हुकूमत के पास ताकत होती है, जोर होती है, वो कई तरीके खार इस्तेमाल करती है और हुकूमतों के पास बड़ी ऑप्शन होती है, ऐसा जरूर है। लेकिन जमहूरी तरीके से आप, ऐसा नहीं है कि आप अपने अमल से पीछे हट जाएं कि हमें वो एक नाकामी हुई है लिहाजा हम जाके घर बैठ जाएं, लिहाजा हम ये बात न करें, अवामी मसाइल जाकर न करें, अपोजिशन खत्म हो जाए। दुनिया में बाज़ दफा होता है ये मसलसल प्रोसेस है, कभी पार्लियामेंट के अंदर कभी एक दिन आपकी फतह होती है, दूसरे दिन आपको मादी तादाद पूरी नहीं होती। इसी तरह जिस तरह मतलब एक कोर्ट में आप केस आते हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि घर बैठ जाते हैं, आप दोबारा हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते, आप एजिटेट करते हैं अपने मसाइल को। एक मसलसल प्रोसेस है जिसको हमेशा जारी रखना चाहिए और रखना चाहिए। बिल्कुल सही। खोड़ो साहब, ये फेटफ का जो बिल हुकूमत ने पास करवाया उस पर बिलावल साहब ने कुछ फरमाया मैं चाहूँगा। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अगस्त 2019 में जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, पहले बिलावल साहब का सुनो। आज तक जो इस नेशनल असेंबली में अहम लेजिस्लेशन हुआ है, हमारा पार्लियामान को बेइख्तियार करके जबरदस्ती से पास करवाए गए हैं। आखिर हम कब तक इस पार्लियामान को एक रबर स्टैंप की हैसियत में देखना चाहते? लोग खुद ऑपोजिशन के मौजूद नहीं थे, जिस भी वजह से मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से हुकूमत ने अपने नंबर पूरे करके और अक्सरियत में फेटफ कानून साजी मंजूर करवा ली। इसी तरह जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब के खिलाफ ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाई थी, उस वक्त भी ऑपोजिशन ही के अपने लोगों ने ऑपोजिशन के साथ दगा की थी। क्या कहा था शहबाज शरीफ साहब ने, दिखाएं। हमने ये फैसले किए हैं, नंबर 1, ये 14 वोट वो कौन थे कि जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा आधे घंटे के अंदर, उसके लिए फैसला हुआ है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खुद एक टाइम फ्रेम के तहत उनकी निशानदेही करके पूरी कौम को बताएंगे कि 14 लोग कौन थे जिन्होंने ज़मीर फरोशी करके जमहूरियत को एक बेपनाह नुकसान पहुंचा। राइट जी। खोड़ो साहब, ना तो उस वक्त कहा गया कि जी हम एक्सपोज करेंगे उन लोगों को जिन्होंने हमारी सफ़ों में होते हुए हमारी पीठ में छुरा घोंपा, ना वो किया आप लोगों ने एक्सपोज, और जिन लोगों ने अभी आप ही का साथी होते हुए उन्होंने आपकी कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया, तो ना आप अभी उनको एक्सपोज कर रहे हैं, इल्ज़ाम आप हुकूमत पे दे रहे हैं कि जी हुकूमत ने गलत कानून पास करवाया। देखें, बात सुने, माफ़ कीजिएगा, मैं हुकूमत का वकील नहीं हूँ। हम हैं अपोजिशन में क्योंकि हम अक्सरियत में नहीं हैं। अक्सरियत में न होने की वजह से हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन अपना फ़र्ज समझती है कि अवाम के साथ दरपेश मसाइल को अयां करे, खोले, बोले और बताए हुकूमत को। अवाम के सामने जाके भी बोले और ऐवानों में जाके भी बोले, रोड पर भी बोले तो अंदर ऑफिस में भी बोले। ये मेरा फ़र्ज़ है, मैं करता रहूँगा और हुकूमत की नाकामियों को गिनवाता रहूँगा। उसमें हुकूमत वालों को खफा नहीं होना चाहिए। मैं अगर कहता हूँ कि भाई हुकूमत ने फेल किया है इस कौम को, तो फिर मेरा मुतालबा बनता है कि हुकूमत अपनी जान छोड़े। भाई वक्त से पहले इलेक्शन करा लो, जमहूरी तरीका है, लोग बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई है, फलां है, पता नहीं कितनी लंबी चार्जशीट है इस हुकूमत के खिलाफ। अगर हम उसमें मांगते हैं कि भाई फ्रेश इलेक्शन हो तो क्या बुरी बात है। राइट। आपने सेनेट का हवाला दे दिया कि जी 14 लोग नहीं आए, आपने ज्वाइंट सेशन का हवाला दे दिया कि जी हमारे ज्यादा नहीं थे या कम थे या नहीं। दैट्स नॉट द पॉइंट, ये पॉइंट नहीं है। अगर लोग बाहर निकलते हैं तो हुकूमत खाइफ क्यों होती है? क्योंकि दुनिया को पता चलता है कि हुकूमत नाकाम हुई और इतने लोग बाहर निकल के आके रोड पे खड़े होके उन्होंने कहा कि नहीं चाहिए हमें। ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये आप ही का। मैं इस पे लास्ट कमेंट जरा फैजुल्ला कबोका साहब से। फैजुल्ला कबोका साहब, जो खोड़ो साहब ने फरमाया कि ऑपोजिशन का राइट है हर हाल में कि वो अपने राइट को एक्सरसाइज करे आपके खिलाफ। अगर वो नहीं समझते आप हम कर रहे तो वो कहेंगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। इस पे नाराज होने वाली कौन सी बात है हुकूमत की? हम बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे। जो ये हमारे ऊपर पॉजिटिव तनकीद करें और कोई अच्छी लेजिस्लेशन लेके आए असेंबली के अंदर, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के बिजनेसेस की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए जो लेजिस्लेशन ये लेके आए
मैं अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ कि इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे। और हमारा जो मेरी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का जो फोरम है उसके ऊपर FATF के बिल्स के ऊपर बड़ी लंबी हमारी डिबेट भी होती रही है और बहुत सारी जगहों के ऊपर हमारे जो मेंबरान असेंबली हैं अपोजिशन पार्टियों से सर बिल्कुल खत्म हो गया, हमें हेडलाइंस पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया फैजुल्ला कमोका साहब, सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और निसार खुर्द साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे APC के बाद की जो पोस्ट APC पॉलिटिकल सिचुएशन होगी उस पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।